तो आज हम आर के नारायण की काफी मशहूर कहानी है ज्योतिषी का एक दिन, उस पर जरा गहराई से बात करेंगे। ये उनके मालगुडी डेज कलेक्शन का हिस्सा है। हमारे पास जो कहानी के अंश हैं उन्हीं के आधार पर हम इस कहानी के मुख्य किरदार, उसके सामने जो एक बड़ा संकट आया उस दिन, और कहानी में जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उस ज्योतिषी का जो अनोखा सा भेष था और उसकी दुकान। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। कैसे उसका पूरा तामझाम, जैसे माथे पर भस्म और सिंदूर लगाना, वो गहरी पीली पगड़ी और आंखों में एक खास तरह की चमक, ये सब एक रहस्य जैसा माहौल बनाने के लिए था। और उसके सामने वो कौड़ियाँ, कुछ ताड़पत्र, लिखी हुई चीजें, सब रखा रहता था। पर असलियत ये थी कि उसकी असली काबिलियत ज्योतिष जानने में नहीं थी, वो तो लोगों को समझने में माहिर था। हाँ, मतलब लोगों को पढ़ लेता था वो। बिल्कुल। और उसकी बैठने की जगह भी बड़ी खास थी। टाउन हॉल पार्क के पास, एक इमली के पेड़ के नीचे, जहाँ आसपास कितनी तरह के बेचने वाले शोर मचाते रहते थे, मूंगफली वाले और भी कई लोग। तो ये भीड़, ये शोरगुल, ये भी उसके काम आता होगा शायद, छिपने के लिए। हाँ, हो सकता है। ये पूरा माहौल ही उसके उस धोखे का एक हिस्सा लगता है। कहानी भी तो यही बताती है कि उसे ज्योतिष का सच कहें तो कोई खास ज्ञान था ही नहीं। उसका तरीका बड़ा मजेदार था। पहले ग्राहक को मतलब कोई 10 मिनट तक बोलने दो, ताकि बातों बातों में उसकी जिंदगी की परेशानियां पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसी आम सी बातें कह देना जो ज्यादातर लोगों पर फिट हो जाती हैं। शादी की चिंता, पैसे की दिक्कत, रिश्तों की उलझनें, ऐसी चीजें। और हर सवाल के लिए 3 पाई लेता था वो। सही कहा। ये असल में देखा जाए तो मनोविज्ञान का इस्तेमाल था, चालाकी थी। उसे पता था कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, राहत, उम्मीद, यही सब। वो ये भी जानता था कि इस काम में उसे अपने अनुमानों पर, अपने अंदाजों पर ही टिके रहना होगा, क्योंकि भाई सितारों की समझ तो उसे थी नहीं। बिल्कुल। और हाँ, ये भी पता चलता है कि वो हमेशा से ज्योतिषी नहीं था। उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था, अचानक। हाँ, ये बात उत्सुकता जगाती है कि आखिर उसने अपना गांव क्यों छोड़ा होगा। कहानी में जिक्र है कि बिना किसी को बताए, बिना किसी प्लान के वो घर से निकला था और गांव से बहुत दूर आकर बस गया। जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। स्रोत यही इशारा करते हैं कि शायद अपनी जवानी में उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद उसे भागना पड़ा। लगा होगा कि अब वहां रहना ठीक नहीं। ये उसकी जिंदगी का वो छिपा हुआ हिस्सा है जो उसके इस ज्योतिषी वाले रूप के पीछे दबा हुआ था और जो बाद में अचानक सामने आता है। और फिर कहानी उस खास रात पर पहुंचती है जब एक अजनबी ग्राहक आता है, गुरु नायक। वो आते ही ज्योतिषी को चुनौती देता है, शर्त लगाता है कि अगर ज्योतिषी सही जवाब नहीं देगा तो पैसे वापस करने होंगे, पर अगर ज्योतिषी ने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो ज्यादा पैसे देगा। यहां मामला गंभीर हो जाता है ना? हाँ, ये कहानी का बहुत अहम मोड़ है। ज्योतिषी पहले तो अपनी वही पुरानी चालें चलता है, गोलमोल बातें करने की कोशिश करता है, पर वो ग्राहक, गुरु नायक, वो अड़ियल था, वो मानने को तैयार नहीं था। तभी जैसे ही ग्राहक माचिस चलाता है बीड़ी के लिए, ज्योतिषी उसकी शक्ल पहचान लेता है और वो एकदम असहज हो जाता है, घबरा जाता है। डर गया होगा। हाँ, बिल्कुल। वो सौदा रद्द करने की कोशिश करता है, कहता है कि आज देर हो गई, कल आना। पर गुरु नायक नहीं मानता, वो अड़ जाता है। और यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ज्योतिषी का जो डर था वो अचानक एक आत्मविश्वास में बदलता है, या शायद बचने का तरीका। वो उस अजनबी का अतीत बताने लगता है। हाँ, वो कहता है कि तुम्हें चाकू मारा गया था, कुएं में फेंक दिया गया था, हाँ, और तुम बच गए। और फिर वो उसका नाम भी ले लेता है, गुरु नायक। जाहिर है ग्राहक तो हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, हक्का बक्का रह गया। और फिर ज्योतिषी उसे सलाह देता है कि देखो, तुम फौरन अपने गांव लौट जाओ और फिर कभी इस तरफ दक्षिण की ओर मत आना। और ये भी कहता है कि जिससे तुम्हें खतरा था, तुम्हारा दुश्मन, वो मर चुका है। अब ये आखिरी बात तो सरासर झूठ थी। हाँ, ये झूठ उसने क्यों बोला? खुद को बचाने के लिए या गुरु नायक को शांत करने के लिए? शायद दोनों। उसे लगा होगा कि अगर गुरु नायक को ये यकीन हो जाए कि उसका दुश्मन मर गया है तो वो उसकी तलाश छोड़ देगा और चला जाएगा। ये भी एक तरह का धोखा ही था, पर इस बार शायद जान बचाने वाला। उस रात फिर ज्योतिषी देर से घर लौटता है, अपनी पत्नी को बताता है कि आज कमाई अच्छी हुई है और उससे अच्छा सा खाना पकाने को कहता है, जैसे दिन भर का बोझ उतर गया हो। हाँ, लेकिन असली बोझ तो रात के खाने के बाद उतरता है, जब वो अपनी पत्नी को वो राज बताता है जो उसने सालों से छुपा रखा था। वो बताता है कि आज वो जिस आदमी से मिला
गुरु नायक वो वही आदमी है जिसे सालों पहले अपने गांव में एक झगड़े के दौरान उसने ही चाकू मारा था और कुएं में फेंक दिया था। ओहो, तो ये था उसका राज। हाँ, उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसने किसी की हत्या कर दी है और इसी डर से वो भागा था, पहचान बदलकर जी रहा था, एक ज्योतिषी बनकर। आज उसे ये जानकर एक अजीब सी राहत मिली कि वो आदमी, गुरु नायक, जिंदा है। उसका सालों पुराना अपराध बोध का बोझ जैसे हल्का हो गया। तो मतलब उसका ये पूरा ज्योतिषी का पेशा, उसकी पहचान, सब कुछ उसके अतीत के एक अपराध से बचने का एक तरीका था, एक मुखौटा था। बिल्कुल, ये कहानी भाग्य की बात करती है, धोखे की, अपराध बोध की, और ये भी दिखाती है कि कैसे अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो अचानक किसी मोड़ पर सामने आ ही जाता है। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या उस रात सच में ज्योतिषी का बोझ हल्का हुआ, या उसने बस अपनी सच्चाई को, अपने अपराध को धोखे की एक और परत के नीचे दबा दिया। ये सवाल कहानी छोड़ जाती है।